मैं भूरीलाल और मेरे साथ चर्चा के लिए संतोष कुमार हैं। आज की चर्चा का विषय है आज की विश्व व्यवस्था। ये विश्व व्यवस्था क्या है, इसकी अवधारणा पर हम इतिहास में जाएं तो ये बहुत चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि प्राचीन काल में किस तरह की व्यवस्था थी। प्राचीन काल में कोई उस तरह की विश्व व्यवस्था नहीं थी। परिवार और निजी संपत्ति के बाद जो है राज्य का निर्माण होता है। अगर ऐतिहासिक विकास क्रम में देखें तो जिस तरह के राज्यों का निर्माण होता है उसमें ज़्यादातर जो है एक तरह से राजतांत्रिक जो है राज्य आते हैं। कहने वाला एक तांत्रिक राज्य आते हैं और एक तांत्रिक राज्यों में कोई व्यवस्था जैसी चीज़ नहीं थी। वो आपस में लड़ते रहते थे और जनता की स्थिति केवल दर्शक की थी या दमित होने की थी। इससे ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं थी। लेकिन मध्यकाल में आप देखते हैं तो फ्यूडल स्टेट्स बनते हैं, सामंती राज्य बनते हैं। उनकी भी ऐसी स्थिति है, वहाँ भी जनता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो वहाँ भी कोई विश्व व्यवस्था जैसी चीज़ नहीं दिखती है। विश्व व्यवस्था की जो अवधारणा आती है वो आज के समय में आती है, यानी आधुनिक समय में आती है। और विश्व व्यवस्था की अवधारणा के संदर्भ में पहले तो बाइपोलर वर्ल्ड यानी दो ध्रुवीय विश्व की बात आती है, जिसमें एक तरफ जो है अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। ये दोनों की अपनी अपनी आकांक्षाओं की विश्व व्यवस्था थी जो है, यानी अपनी अपनी आकांक्षाओं की विश्व व्यवस्था बनाना चाह रहे थे। तो इसके बाद जो है बीच में जब बहुत युद्ध से निपटने के लिए या जैसे दो राष्ट्रों के राज्यों के बीच या जो है बहुत से राज्यों के बीच जो युद्ध होते हैं, तो ऐसा था कि एक औपनिवेशिक काल चलता है आधुनिक समय में। औपनिवेशिक काल जिसमें जो है ब्रिटेन बहुत बड़ा औपनिवेशवादी देश था, ब्रिटेन था और फ्रांस था जो है, तो और हॉलैंड था। इस तरह के बहुत से देश थे जो है, और ब्रिटेन था। ब्रिटेन सबसे ज़्यादा उपनिवेशवादी देश था। फ्रांस डच थे, पुर्तगाली थे। हाँ, ये सब थे। तो ये जो है अपने अपने उपनिवेश खेल रहे थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से ही इन्हें बाजारों की जरूरत थी। औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योग धंधे स्थापित हुए और उसके बाद जो है तैयार माल को बेचने के लिए उनके बाजार चाहिए था। तो जो देश खास रूप से तीसरी दुनिया के देश जिनको कहा जाता है, जिन्हें आज एशिया कहा जाता है। हाँ, नहीं एशिया ही नहीं है, उसमें एशिया भी है, अफ्रीका भी है और नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज हैं जो है, ये सारे देश हैं जिन्हें तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। इन देशों पर जो है वो बाजार खोज रहे थे। बाजार खोजने के लिए उन्होंने उपनिवेश बनाए, इनको कॉलोनी के रूप में विकसित किए गए और यहाँ जो अपने जो बने हुई चीज़ों से सामानों से पार दिया, इनकी बाज़ारों पर कब्जा कर लिया। और फिर जो है ये बाजारू माने एक तरह से ये जो बाजार आधारित उपनिवेशवाद था आगे चल के राजनीतिक उपनिवेशवाद में परिणत हो जाता है। और बाजार और राजनीति आधारित उपनिवेशवाद ने क्या किया कि भाषा और संस्कृति के क्षेत्र पर भी क्षेत्र को भी प्रभावित किया, उन पर भी कब्जा किया जो है। और आज तक आप देख रहे हैं कि जो कॉलोनियल जो कॉन्स्ट्रक्ट है, उपनिवेशवादी जो निर्मित है, वो आज तक जो है ये देश मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो एक तरह से विश्व व्यवस्था जो है आज की जो विश्व व्यवस्था बनी उसकी पृष्ठभूमि में दो विश्व युद्ध हैं। पहला विश्व युद्ध, ये विश्व युद्ध कैसे हुए? ये विश्व युद्ध हुए हैं उपनिवेशों पर कब्जा करने की जो उपनिवेशवादी देशों के बीच जो आपसी होड़ थी, उससे जो है उसके परिणाम है विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 हुआ, दूसरा युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुए। दो विश्व युद्धों से जनधन की हानि ही नहीं हुई है, बल्कि उससे जानते सभ्यता के संकट पैदा हुए। जैसे आप देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो गई, जो मर गए, जो चीज़ें समाप्त हो गई, नष्ट हो गए, लेकिन जो लोग बच गए वो मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रसित हुए। तो एक तरह से सभ्यता का संकट पैदा हुआ। तो दो तरह के जो समझा, एक तो आर्थिक संकट, जनधन हानि होने के कारण आर्थिक संकट, भयानक आर्थिक संकट पैदा हुआ, और दूसरा जो है संकट जो मनोवैज्ञानिक संकट पैदा हुआ। तो एक तरह से सभ्यता का संकट, जब सभ्यता का संकट पैदा होता है तो उससे चिंतन प्रक्रिया विकसित होती है, विचारधाराएं आती हैं, उससे जानते हैं मनोविश्लेषण की, मनोविज्ञान भी विकसित हुआ और साथ ही साथ मार्क्सवाद जो है। तो एक तरह से फ्रायड का मनोविश्लेषण, फ्रायड एडलर का, और दूसरी तरफ जो है मार्क्सवाद का जो दर्शन है, ये दोनों दर्शन जो है सभ्यता के संकट के समाधान के रूप में आते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है एक चीज़ वो है कि विश्व व्यवस्था बनाने के लिए जो है यूएनओ की स्थापना हुई। लेकिन आप देख रहे हैं यूएनओ की स्थापना हुई और यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य ये था कि जो विश्व व्यवस्था बने वो एक तरह से समावेशी हो
और लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व मिले, और साथ ही साथ जो राष्ट्रों की जो एक तरह संप्रभुता है, उनकी सॉवरेनिटी है, और साथ ही साथ उनकी क्षेत्रीय अखंडता है, उसका सम्मान किया जाए। लेकिन यूएनओ की स्थापना के बाद भी, 1945 की स्थापना के बाद भी एक तरह से दो ध्रुवीय विश्व बचता है। यानी एक जो है अमेरिका का है, दूसरा सोवियत संघ का। दोनों अपनी अपनी आकांक्षा की विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसके बीच जो शीत युद्ध लंबा चला, उस मतलब बहुत लंबा शीत युद्ध चला जो है। अब उसके बाद जो है इस शीत युद्ध में आप देखते हैं कि सोवियत संघ नष्ट होकर के रूस में परिणत हो गया, और रूस से भी बहुत से राज्य अलग हो गए, जिसमें जो है अमेरिका और यूरोप की साम्राज्यवादी नीतियां ही रही होंगी उसको विभाजित करने की। तो 1951 में जो है रूस सोवियत संघ बिखर गया, और उसके बहुत से राज्य उससे अलग हो गए। इस समय जो वर्तमान में है रूस है, लेकिन अब वो शक्ति नहीं रही। दो ध्रुवीय विश्व की जो दूसरी शक्ति थी, अब दूसरी शक्ति के रूप में उसका अस्तित्व नहीं है। केवल एक जो ध्रुवीय विश्व बन गया, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड, बाईपोलर वर्ल्ड की जगह यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, जिसमें अमेरिका उभर के आया। अमेरिका भी अपनी आकांक्षा की विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है। तो ये जो चाहे दो ध्रुवीय विश्व के अंतर्गत जो विश्व व्यवस्था की बात होती हो, या एक ध्रुवीय विश्व यूनिपोलर वर्ल्ड के भीतर जो विश्व व्यवस्था की बात होती हो, ये दोनों जो है एक तरह से अपनी अपनी आकांक्षा की तानाशाहियत की व्यवस्थाएं हैं। ये समावेशी व्यवस्थाएं नहीं है, ना लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित व्यवस्थाएं हैं, और ना तो जो है सभी राष्ट्रों की संप्रभुता, उनकी सॉवरेनिटी और जो है क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने वाली हैं। आज स्थिति ये है कि यूनिपोलर वर्ल्ड है। यूनिपोलर वर्ल्ड का की जो ताकत है वो जो है अमेरिका है। अमेरिका में जो हमेशा वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती है, विश्व व्यवस्था की बात होती है, तो ये यूनिपोलर वर्ल्ड में भी जो है एक तो यूएनओ की स्थिति कमज़ोर हुई है। यूएनओ और उसकी संस्थाओं को कमज़ोर कर दिया गया है, अमेरिका इस समय कमज़ोर कर दिया है, और साथ ही साथ उनकी फंडिंग भी जो है नहीं करता है। और इस तरह फिर से जो है अमेरिका जो है एक अपनी तरह की नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है। उसी में आप देखते हैं कि मध्य एशिया का जो है मध्य पूर्व एशिया का जो इस समय बहुत चर्चा में है, वहाँ युद्ध फिर से शुरू हो गया है। उसके पहले जो है इजराइल और अमेरिका ने जो है 12 दिन का युद्ध किया था जून में। अब इस समय फिर से जो है 28 जो है फरवरी को जो है फिर से अमेरिका और इजराइल ने मिल करके अचानक ईरान में हमला कर दिया, जो जबकि वो जानते हैं यूएनओ के सिद्धांतों के तहत, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो है निरस्त्रीकरण के सिद्धांत पर जो बात हो रही थी, एटॉमिक पावर इराक जो है ना प्राप्त करे, ना विकसित करे, इस पर बात हो रही थी। और इराक जो है बहुत चीज़ों से सहमत था, लेकिन अब इराक को पूरी तरह निरस्त करके जो है, क्योंकि उसे भी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए, एकदम से तो निरस्तीकरण उसका नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिका अपनी शर्तों पर उसे झुकाना चाह रहा था, जो इराक नहीं झुका। और जो है जो जून में 12 दिन का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है अमेरिका और इसराइल काफ़ी मौके खाए थे, वो ये खार खाए हुए थे, आंतरिक रूप से वो नई रणनीतियाँ बनाने पर तुले हुए थे कि जिससे इस पर इराक को हमला किया जाए तो पूरी तरह उसे समाप्त कर दिया जाए। अमेरिका और इसराइल ने मिल करके सबसे पहले वहाँ के इराक के भीतर के लोगों को भड़काया, वहाँ स्त्रियों की आज़ादी के नाम पर भड़काया, जो है वहाँ जो है विद्रोह करवाए, जो है विद्रोहों का इराक ने दमन किया। इससे वहाँ असंतोष फैला, इराक के अंदर खोखलापन आया। ये सब ऐसी परिस्थितियाँ थी जो अमेरिका और इसराइल के लिए हमले करने के लिए मुफीद थी पूरी तरह। जो है ऐसी स्थिति में जो है ये जो पहले की विषमताएं हैं और ज़्यादा बढ़ी हैं, बल्कि नई तरह की, पहले की विषमताओं का तो कोई समाधान नहीं हुआ, बल्कि नई तरह की विषमताएं और समस्याएं पैदा हो गई हैं। ऐसे में मैं संतोष जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये विषमताओं से कैसे पार पाया जा सकता है। सर, जैसे एक ध्रुवी जो जब बनता है तभी तानाशाहियत आती है जी। तो जरूरी है कि पावर ऑफ बैलेंस बनाने के लिए दुनिया को दो हिस्से में लोकतांत्रिक होना पड़ेगा। अब जो अमेरिकी साम्राज्यवाद है वो द्वितीय विश्व युद्ध की हिटलरशाही से भी क्रूर और आक्रामक हो चुकी है। जैसे कोई भी देश है जो संप्रभु देश है और उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास अपने हथियार होने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए रेडियो जो प्रयोग हैं परमाणु वो होने चाहिए। अमेरिका खुद उसकी यूज करता है, प्रयोग करता है, वो जघन और बड़े हथियार भी बनाता है और कन्फ्लिक्ट करा के खाड़ी देशों में बेचता भी है।
तो अंकुश से है कि ये जो एक साम्राज्य, एक ध्रुवीकरण हो रहा है, इसको तोड़ा जाए, इस शक्ति को तोड़ा जाए। इस शक्ति के केंद्र में नेटो देश है, यानी अमेरिकी साम्राज्यवाद के पूरा यूरोप एक हुआ पड़ा है, और वो जो चाहते हैं, जिस देश को चाहते हैं अपने सामने झुकाते हैं। तो इस शक्ति के रूप में जो इससे बाहर देश हैं उन्हें इग्नाइट होना पड़ेगा, और वो सैन्य क्षमताओं का भी आपसी सहयोग करना पड़ेगा कि वो उनके ऊपर यदि कोई इनके ग्रुप का अगर जो हमला करता है तो वो सारे मिलकर उसका जवाब दें, अपनी रक्षा करें। यदि ईरान के पास रसिया, चाइना या फिर इंडिया बीच में रसिया के तरफ था, बल्कि यूक्रेन और रसिया युद्ध हो रहे थे तो नज़दीकियां बढ़ी थीं, तो अगर ये तीनों देशों में से कोई सीधे अगर दखल देता, जैसे अमेरिका इजराइल के पक्ष में अपने हथियार के साथ उपस्थित है, भले ही लड़ाई में शामिल ना होता, तो पावर ऑफ बैलेंस बनता। लेकिन केवल बयान दे देना, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दुनिया में जो है एक तो शक्ति का भयानक असंतुलन है, और इसके कारण भी है। इसके कारण ये है कि दो ध्रुवीय विश्व के बाद एक ध्रुवीय विश्व में, दो ध्रुवीय विश्व की जो है एक ध्रुवीय विश्व में बदल गया। दूसरी बात, जो एटॉमिक पावर को लेकर के इराक पर हमला किया गया कि एटॉमिक पावर ना बने, इसको लेकर के बहुत भेदभाव वाली नीति है। ये नीति बिल्कुल बहुत साफ सुथरी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ जो 6-7 देश जो है एटॉमिक पावर जो है अब लगभग 9 हो गए हैं, एटॉमिक पावर से संपन्न है, और दूसरे को जो है एटॉमिक पावर से हमें संपन्न नहीं होने देना है, जबकि उनकी भी आवश्यकता है, जो आपकी आवश्यकता थी वो भी आवश्यकता थी। तो ये जो है एक तरह से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं, मैंने एक तरह से परमाणु निरस्त्रीकरण या जो है परमाणु जो शक्ति है उसको सीमित करने वाली ये जो है पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी जो है एक तरह से विषमता पैदा करती है, माने भेदभावपूर्ण है, भेदभाव पर आधारित है कि अमेरिका जैसे जो अमेरिका, रूस आदि जो देश हैं, जो 6 से अब 9 हो गए हैं, ये तो एटॉमिक पावर से संपन्न है, बाकी को एटॉमिक पावर नहीं देनी, भले वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। इराक ने कई बार ये कहा कि मैं अपने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए एटॉमिक पावर प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं, अपने आगे झुकाना चाहता है। तो ये तो जो है एटॉमिक पावर की लेकर के जो पॉलिसी बनाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी, वो भेदभाव पर आधारित है। एक तो चीज़ ये है। दूसरी, पहले से ही जो है विषमता पर आधारित जो विश्व व्यवस्था, दो ध्रुवीय विश्व और एक ध्रुवीय विश्व, दोनों विषमता पर आधारित है, और एक ध्रुवीयता हो या दो ध्रुवीयता हो, वो दोनों तानाशाहियत की ओर ले जाती है। तो आज जो है एक तो ये जो पॉलिसी है एक तरह से ये विषमता पैदा करने वाली है। दूसरी बात, अधीनता पर आधारित है कि जो शक्तिशाली देश होंगे वो कमजोर देशों को अपने अधीन बना के रखेंगे, अपने साम्राज्य का हिस्सा बना के रखेंगे, अपने उपनिवेश का। ये नवोपनिवेशवाद के, इसलिए तो नवोपनिवेशवाद की बात होती है कि यह जो है कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था तो आई नहीं है। यूएनओ का उद्देश्य ये था कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था आए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं आई है, बल्कि उपनिवेशवादी, पुराना उपनिवेशवाद तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जगह जो है नव उपनिवेशवाद ने ले लिया जो है। और नव उपनिवेशवाद एक तरह से अधीनता की पॉलिसी को ही, अधीनता की नीति को ही स्थापित करता है। एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, भारत की क्या जो भूमिका रही है, देखिए भारत की भूमिका तो पहले जो है गुट निरपेक्ष की रही है, और गुट निरपेक्ष की नीति के तहत उसने जो है, और गुट निरपेक्ष की नीति जो है जब बनी जो है, हालांकि बाद में जो चाइना ने 1962 में हमारे ऊपर युद्ध किया जो है, तो हम जो है पहले तो पंचशील कानूनों का जो है महत्व देते थे, पंचशील सिद्धांतों को लेके चलते थे, और उसके बाद जो है हम गुट निरपेक्षता की नीति को लेके चले। इसी बीच जो चाइना हमारे ऊपर युद्ध करता है, तो हम गुट निरपेक्ष नीति के चलते जो है भारत की एक स्वतंत्र नीति थी, जो है भारत की एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में वो विश्व व्यवस्था में हस्तक्षेप करता था। एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में विश्व व्यवस्था में हस्तक्षेपकारी उसकी नीति थी, उसकी ताकत थी जो है। लेकिन आज वो हम देख रहे हैं कि वह जो है लगता है जैसे वह गुट निरपेक्ष की नीति तो खैर बाद में वो चली गई जो है, क्योंकि फिर नई जो व्यवस्था हुई, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था आई, तो गुट निरपेक्ष की नीति तो पृष्ठभूमि में चली गई, इतिहास हो गई। लेकिन ये है कि तब भी जो है हम अपनी एक तटस्थता की नीति बनाए हुए थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम जो है अमेरिका जो है जिस तरह तानाशाहियत की नीति अपना रहा है, और जिस तरह की वो नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है और सबको झुकाना चाह रहा है, ऐसा लगता है जैसे भारत को भी झुकाने पर वो आमादा हो। तो इस तरह जो है एक और भयानक असंतुलन की स्थितियां पैदा हो गई हैं विश्व में। जो इस तरह की ये भयानक शक्ति असंतुलन की स्थितियां पैदा हो रही हैं, इससे दुनिया में एक तरह से फिर से अराजकता की स्थिति पैदा होने वाली है, और तीसरी विश्व युद्ध में जो है दुनिया को झोंका
किया जा सकता है। तो इसलिए मनुष्यता के सामने ये भयानक संकट है। देखिए कोई भी युद्ध हो, छोटा हो या बड़ा हो, युद्ध जो है मानवता के लिए अभिशाप ही होते हैं। उससे मानवता का कभी भला नहीं होता है, बल्कि मानवता का के लिए अभिशाप होते हैं, मानवता का बहुत जो है नुकसान होता है जो है। तो ऐसे जानते हैं दुनिया में जितनी शक्तियां उभर रही हैं वो तो अपनी जो है वर्चस्ववादी, अपने वर्चस्व के लिए, अपना जो है दुनिया में जो है डंका पीटने के लिए वो शक्ति चाहती हैं। उन्हें मानवता की बिल्कुल चिंता नहीं है। न तो जैसे आप देख रहे हैं कि विकास के नाम पर भी जो पूरे पर्यावरण का और जैव विविधता का नाश हो गया, विनाश हो गया है। अमेरिका भी जानते हैं जो एक तरह से यूएनओ के तहत जो है जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो सम्मेलन होते थे, पृथ्वी सम्मेलन जैसे हुए जो है और सम्मेलन हुए, तो वो जानते हैं उसमें जो फंडिंग करते थे जो है, जिन्होंने जो बहुत धनाढ़ देश हैं और जो पैसा देते थे वो पूरी तरह फंडिंग बंद कर दिया है। तो पर विकास जो है अंधाधुंध विकास के जो है गति के साथ जो है वो पर्यावरण और प्रकृति का और जैव विविधता का विनाश कर दिए हैं। अब उन्हें कोई चिंता नहीं है। तो एक तो पर्यावरण का नुकसान होने के कारण जो मानवता पर भयानक दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उसकी कोई चिंता नहीं है। दूसरी तरफ ये जो है अपने साम्राज्यवादी नीतियों के तहत अपने क्षेत्र विस्तार के लिए वो फिर से जानते हैं युद्ध कर रहे हैं और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकना चाहते हैं। जबकि ये विस्तारवादी नीति है। ये विस्तारवादी नीति पहले भी थी और यूएनओ के बाद भी विस्तारवादी नीति चल रही है। तो एक तरह से हमारे सामने जो है एक तरह से एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की जो है जो एक समावेशी हो, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो और साथ ही साथ जो है एक तरह से राज्यों की, राष्ट्रों की जो है संप्रभुता और उनकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने वाली हो। तो ये जो है ये तो आगे आती हैं कि नहीं आती ये तो समय बताएगा। लेकिन इस समय तो एक तरह से विश्व व्यवस्था के नाम पर घोर अंधकार फैला हुआ है और जिसमें जो है अराजकता और युद्ध के जो है आसन्न संकट हैं जो मानवता जो है इसमें फंस करके जो है उसका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। जी जैसे सर मैं यूएनओ के बारे में कहना चाहिए। यूएनओ जब से बना है तब से आज तक के उसके कार्यकलापों को हम लोग सरसरी नज़र से देखें तो ऐसा कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि किसी दुनिया में दो हिस्सों में झगड़ा हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसके पास अपनी आर्मी भी है। क्योंकि जितने यूएनओ में देश शामिल हैं वो अपने सैनिक को वहाँ देते हैं समय के लिए। वो वहाँ के सैनिक वहाँ जाके उस युद्धों को आज तक रुकवा नहीं सके हैं। जबकि पूरा यूएनओ यूरोप के एक तरह के कब्जे में है, यूरोप के इशारों पे चलता है। तो यूएनओ और नेटो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 1945 में जो यूएनओ आया उसमें कुछ शक्तियों ने मिल करके बनाया, उनकी खास भूमिका थी जी। और ख़ास भूमिका थी और वो उसमें जो है उसके कानून में, उसके कानूनी ढांचे के भीतर ऐसा झोल रखा कि जिससे जो है हम अपनी जो साम्राज्यवादी नीतियाँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से चला सकें। तो एक तरह से यूएनओ का जो ढांचा है, नियम कानून का जो ढांचा है और संस्थाओं का भी जो ढांचा है वह भी जानते हैं बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक नहीं है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ सुरक्षा परिषद में 5 लोग हैं, एक भी अगर जानते हैं वीटो कर देता है तो वो लागू नहीं होता है। तो देखिए एक तरह से यूएनओ की जो स्थिति रही है वो एक तो वो बहुत जानते प्रभावकारी भूमिका में नहीं था। दूसरी बात ढुलमुल रवैया अपनाता रहा जो है, सुरक्षा परिषद जो है वीटो कर दे रही तो इसलिए वो युद्ध रोक नहीं पा रहा है। तो एक तरह से यूएनओ जो है अपनी वास्तव में ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाया है, इसलिए भी नहीं कर पाया। तो इसलिए जानते हैं आज उसके कारण एक और था जो एक तरह से उसके नियमगत जो ढांचे थे वो ढांचा लोकतांत्रिक न होने के कारण एक और था। एक तो जो है अमेरिका जैसी ताकत का उसमें ज़्यादा योगदान था, अमेरिका जो है ज़्यादा फंडिंग भी करता था, इसलिए ट्रंप इधर आए तो वो फंडिंग को एकदम से कम कर दिया। क्योंकि यूएनओ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से भी वो सामान्य नहीं है, वो ढुलमुल व्यवस्था से भी सामान्य नहीं, जबकि बहुत कारगर व्यवस्था नहीं है उससे भी वो सामान्य नहीं है। तो एक नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है। तो यूएनओ जो है अपनी ऐतिहासिक भूमिका के निर्वाह में सफल नहीं हुआ क्योंकि उसका ढांचा वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं था। अमेरिका ज़्यादा फंडिंग करता था और साथ ही साथ सुरक्षा परिषद जैसे 5 लोगों के हाथ में है, जो 5 लोग जो है अगर किसी एक व्यक्ति जो है अगर जो है उसके हित में है और चाहता कि युद्ध होते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए युद्ध जो है अगर मानवता के खिलाफ होते हैं, हम तो इस पर बात कर रहे थे कि मानवता के लिए अभिशाप होता है युद्ध, लेकिन आप देखें साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी या जो वर्चस्ववादी ताकतें होती हैं, युद्ध जो है उनके हित में भी होता है, उनके लिए हितकारी भी होता है। तो वो करती क्या है कि नियम कानून को जो है
अपने अनुसार चलाना चाहती हैं। इसलिए आप देखते हैं सुरक्षा परिषद में जो 5 सदस्य है, कोई चाहता है कि यह युद्ध जो है हमारे हित में है तो वो वीटो कर देता है। तो इस तरह जो है वो फिर जो है यूएनओ लंगड़ा हो जाता है, फिर वो किसी काम करने की स्थिति में नहीं होता है। तो इस तरह यूएनओ जो है अपनी ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाया है, और यही कारण है कि आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है अपने तरह की विश्व व्यवस्था बनाने के लिए सारे देशों को अपने अधीन करना चाहता है, और जो तीसरे विश्व युद्ध में झोंकना चाहता है, जो मानवता के लिए एक भयानक जो है अभिशाप बनने वाला है, और दुनिया में फिर से एक आदिम तरह की, आदिम से भी भयानक जो है अराजकता फैलने वाली है। क्योंकि यह जो अराजकता जो है, आदिम तो कम संसाधनों वाली आधुनिकता थी, व्यवस्था थी, लेकिन आज आप देखेंगे जो आधुनिक व्यवस्था है उसमें जो है मानवता के लिए विनाशकारी बहुत से जो है अस्त्र शस्त्रों का, उसमें जो है अस्त्र शस्त्र जो है मनुष्य के पास विनाशकारी अस्त्र शस्त्र हैं, और जो शक्तिशाली देश हैं वो शक्तिशाली हैं तो टेक्नोलॉजी के कारण है, अपने अस्त्र शस्त्र के कारण है। तो आप देख रहे हैं एआई भी जो आ रही है, टेक्नोलॉजी जो है, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वो शक्तिशाली होगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी वो हंसी में होगा। तो देखा जाए तो हमारे लिए मानवता, लोकतंत्र जो है अभी भी केवल आदर्श ही है, इनकी ओर दुनिया बढ़ती हुई नज़र नहीं आती है, बल्कि दुनिया जो है उसी आदिम अराजकता से चल करके जो है और अराजकता और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और विषमता की ओर ही बढ़ रही है। ये बहुत बड़ी मानवता की त्रासदी है। रखते हैं, जो तबान हो गया। अरे